तब तक देखिए आप बहुत अच्छे अच्छे गीत आपने सुने, मनबीर जी को सुना, श्रद्धेय किंचन जी को सुना, सुनील जोगी ने हंसाया और फिर बाद में बहुत श्रेष्ठ कविता भी सुनाई। हमारे गफ्फार भाई ने रक्त संचार बढ़ाया। हंस के आप थक चुके, वीर रस सुन के आप थक चुके, गीत सुन के आप थक चुके। जानते हो सबसे बाद वाले कवि की हालत क्या होती है? आपने कभी ठेले पर कोल्हू में गन्ने का रस निकलते देखा है? गन्ने को एक बार कोल्हू में डालते हैं, बहुत अच्छे। फिर उसी गन्ने को मोड़ के दोबारा कोल्हू में डालते हैं, और कई बार तो उसी गन्ने को तिबारा कोल्हू में डाल देते हैं। और जब वो गन्ना बिल्कुल खोकस खोई हो जाता है, तब मुझसे कहते हैं कि अब इसमें रस निकाल के तू दिखा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं नींबू फंसा के कोशिश करता हूँ। हाथ भी आ सकता भाई साहब। ये बंद कर। बहुत अच्छा, मैं तो अभिभूत हूँ। संस्कृति विभाग अगर ग्रामीण अंचलों में जाकर अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए काम करने लगे, मेरा दृढ़ मत है कि आदमी का विकास कैसे होगा ये सरकारें तय कर सकती हैं, और ये काम भी सरकारों का है। आदमी के लिए विकास सरकारें करेंगी, सरकारों का काम है, लेकिन आदमी का विकास कैसे होगा ये काम अदब का है, संस्कृति का है। क्या बात है, बहुत अच्छे। और इस देश का विकास तो सब करते ही हैं, कोई भी सरकार आए देश का विकास करती है, लेकिन आदमी का विकास करने में हम चूके। माफ करना, अकिंचन श्रद्धे ने मुझे भी कहा था कि ब्रज पर बोलें। मैं ब्रज को इसलिए सर झुकाता हूं, मेरे तर्क से आप, मुझे नहीं पता कौन सहमत होगा कौन सहमत नहीं होगा। मैं ब्रज को इसलिए सर झुकाता हूं, जब कृष्ण ब्रज में थे तो गरीब सुदामा के घर जाते थे चने खाने के लिए, और जब वो द्वारकाधीश हो गए तो गरीब सुदामा को अपने महल में बुलाया, उसके घर पे नहीं गए वो। इसलिए इस देश को ब्रज का कृष्ण चाहिए, द्वारकाधीश कृष्ण नहीं चाहिए। ये भारत की संस्कृति है। और ब्रज का कृष्ण चाहिए तो फिर ब्रज का कृष्ण तो पूरे देश के लिए चाहिए। संस्कार चाहिए, संस्कृति चाहिए। ये देश तो परंपराओं का है, भरोसे का है, विश्वास का है, निष्ठा का है। एक 10 सेकंड की कहानी सुनाता हूं, केवल 10 सेकंड की कहानी। एक बाप बेटी, थोड़ा और वॉल्यूम बढ़वा दीजिए, इसका वॉल्यूम और बढ़ा दीजिए, थोड़ा और बढ़ा दीजिए जी। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी, ठीक है बिल्कुल, बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते पर, उनको रास्ते में तेज बाढ़ का पानी मिल गया। दोनों घबरा गए, कैसे पार करेंगे, तेज बाढ़ का पानी बह रहा है। तो पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम पार निकलेंगे। बेटी ने कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। साहब मैं कहना क्या चाहता हूं, पीछे तक जहां तक मेरी बात आप तक समझ आ जाए तो मुझे बताइएगा, मेरी बात समझे। मैं एक बड़ा संदेश देने जा रहा हूं। पिता ने कहा बेटी क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी नहीं छोड़ सकता। क्या बात है, इसलिए आप मेरा हाथ पकड़ लो। बहुत अच्छे। हम उस परंपरा के मुल्क के लोग। हमारे आदरणीय लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, मैं सचमुच अभिभूत हूं कि अगर हर जिले में एक संस्कृति विभाग ऐसा एक कार्यक्रम करे जहां की जो प्रसिद्ध है, काकोरी में शहीदों की याद में, मेरठ में शहादत की याद में, दिनकर की जयंती पर, चंद्रशेखर आजाद के जन्मदिन पर, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में हमने संस्कृति विभाग के लगभग 50-50, 60 कप सम्मेलन किए हैं। और मैं पिछले 40 साल में उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग का केवल दूसरा कार्यक्रम आज पढ़ रहा हूं, केवल दूसरा कार्यक्रम। काम और होंगे, बहुत काम होंगे, होने भी चाहिए, लेकिन ये एक अद्भुत प्रयोग है। मैं चाहता हूं हम अपने पूरे संस्कृति विभाग को, योगेंद्र प्रताप सिंह को और हमारे श्रद्धेय लक्ष्मी नारायण चौधरी जी के सम्मान में एक बार ये पूरा सदन उतनी जोरदार तालियां बजाए जितनी जोरदार तालियां किसी कवि की कविता पर नहीं बजी। ये मैं, क्योंकि मैं सबसे बाद में हूं तो मेरा फर्ज बनता मैं करूं। मैं एक, अब मुझे कितनी देर पढ़ना है ये समय बता दिया जाए, मैं उसी हिसाब से अपनी कविता का चयन कर लूं, क्योंकि 12 बजे का समय था वो पूरा हो गया, 4 मिनट बचे हैं। और ये कानून हमेशा मुझसे तोड़वाया जाता है।
1995 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई थी कि साउंड नहीं बजना चाहिए रात के 10 बजे के बाद। जनहित याचिका जिन लोगों ने दाखिल की थी उनमें मैं भी था, और इस कानून को सबसे ज्यादा मैंने ही तोड़ा है हिंदुस्तान में। अब 12 बजे के बाद मुझे आप पढ़वाएंगे? आज तो खैर कोई नहीं पकड़ेगा। हमारे जिलाधीश साहब यहीं बैठे हैं और अधिकारी बैठे हैं, मंत्री जी यहीं बैठे हैं। इससे पता चलता है कि मथुरा जिले की कानून व्यवस्था कितनी अच्छी हो गई है। आप किस बात पे हंसे मुझे नहीं पता। पिछले दिनों अजमेर में मेरा एक दोस्त कलेक्टर था, वहां मैं कब सम्मेलन में गया, वो रात भर बैठा रहा। मैंने समझी मेरी वजह से बैठा है, मुझे अपने घर लेके जाएगा, बाद में मैं उसके घर रुका हुआ था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सुबह पूछा, कलेक्टर साहब आप जिले के कलेक्टर हो, आपके जिले में कहीं कोई दुर्घटना, कोई बुरी घटना, कहीं कोई कुछ हो जाए तो? कलेक्टर ने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि आज कुछ नहीं हो सकता, सब यही है। अगर ऐसा है तो फिर रहिए सुबह तक। मुझे 3 घंटे पढ़ने के बाद मेरा गला खुलता है। ये एक झूठ है जो मैंने बोला। जी भाई साहब। कोई नहीं, ये तो मैं ऐसे ही कहता रहा, कहने की बात है। गऊ माँ पर कविता सुन सकते थे अपने गफ्फार भाई से, वो श्रेष्ठ रचना उन्होंने लिखी है। सचमुच मैंने जब पहली बार सुनी थी मैं खुद थ्रिल हुआ था उस कविता को सुनकर। मैं एक अपनी कविता, सबसे पहले गुस्से की कविता सुनाता हूँ, फिर मैं एक मोदी जी पर कविता सुनाऊंगा, फिर मैं एक संविधान पर कविता सुनाऊंगा। 1 घंटा आपने कहा, मैं 1 घंटा कोशिश करूंगा। एक बात अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, मैं ये मानता हूं कि देश की हर समस्या मोदी जी हल करेंगे। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और वो हैं तो मुश्किल है। हर समस्या हल करेंगे। वो डीजल भी 10 रुपए कर देंगे, गेट पेट्रोल 12 रुपए कर देंगे। ये जो बुलेट ट्रेन है ये आपके घर से आपको लेने आया करेगी। लेकिन अगर कश्मीर की सीमा से हमारे बेटे अभी भी रोज तिरंगे में लिपट कर आएंगे तो देश जवाब तो मोदी जी से भी मांगेगा। मैं जनता हूं, मैं कभी सत्ता या कोई पक्ष हुआ ही नहीं, मैं केवल जनता की ओर से कविता गाता हूं। मैं 2 पंक्ति पढ़ता हूं, देखना चाहता हूं इस तेवर को सुनने को तैयार है कृष्ण की धरती की नहीं। स्वागत भाई साहब। इस 2 पंक्तियों के तेवर को आपने स्वीकारा तो यही कविता सुनाऊंगा। आधे लोगों की ताली उठेगी तो आधी, हुजूर बैठ जाओ, अब मत उठना। ये संसद नहीं है जिसका मन करेगा उठ के चला जाएगा। मैं बहुत दिनों बाद आया हूं, इससे पहले भी चौधरी साहब ने बुलाया था कभी, यहाँ इसी मंडी में कार्यक्रम था, तब कुछ लोगों ने सुना होगा। मन से सुनिएगा, जुड़कर सुनिएगा। 2 पंक्तियां इस तेवर को स्वीकारेंगे तो पूरी कविता सुनाऊंगा। तेवर आपको मुझे लगा नहीं स्वीकार रहे हैं, फिर मैं दूसरी कविता सुनाना शुरू कर दूंगा। मैंने गुस्से में कविता लिखी है ये। मैं आज भी मानता हूं कि पाकिस्तान हमसे नहीं डरता। 1971 की पिटाई के बाद पाकिस्तान हमसे नहीं डरता। हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी की, एयर स्ट्राइक भी की, उसके बाद भी ये हमसे नहीं डरता। नहीं डरता। घटनाएं नहीं रुकी, आतंकवादी आने नहीं रुके, विस्फोट होने नहीं रुके, हमारे बेटे तिरंगे में लिपट कर आने से नहीं रुके। कैसे रुके, कैसे रुकते? 2 पंक्तियां तय करेंगी कि आप इस कविता का ये तेवर सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते। जी भाई साहब। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते। हाँ। अगली पंक्ति तय करेगी साहब। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में भी शीश काटे होते। हाँ, क्या बात है, जिंदाबाद। यही तेवर सुनना चाहते हैं तो उठाइए एक बार आकाश भर तालियां, पता चले कि अब बहुत अच्छे। हमारे सैनिकों का सर काटा गया और हम बातचीत करते रहे। जिंदाबाद। मैंने मनबीर से पूछा, मेरा छोटा भाई है लेकिन प्रज्ञा मेधा में मैं इसको अपने से बड़ा पाता हूँ, कविता में बड़ा पाता हूँ, शिल्प में बड़ा पाता हूँ। मैंने इसी से पूछा, मनबीर में एक बात नहीं समझ पाया, हमारे सैनिक का सर काट के पाकिस्तान अपनी सीमा में ले गया, उसका क्या करेगा? बड़ा जवाब दिया आपके बेटे मनबीर ने। आपको अच्छा लगे तो मनबीर के सम्मान में तालियां बजाना। मनबीर ने कहा, भाई साहब उसकी फौज कायर है। जिस मुल्क की फौज 1971 में बांग्लादेश के बनने के समय 93,000 लोग हथियार डाल दें, उस मुल्क की फौज आज भी कायर है। वो अपनी कायर फौज को शायद दिखाना चाहता है कि बहादुर हिंदुस्तानी फौजी बेटे का सर होता कैसा है, तो कट तो सकता है। 10 सेकंड और मांगता हूं, फिर केवल कविता सुनाऊंगा। क्यों लिखी मैंने ये कविता? मैंने एक कहानी पढ़ी,
एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा, मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तेरा शाम तक का खाना मैंने पिंजरे में रख दिया है, तू खा लेना। तोता बोला, मालिक उस गांव में तो मेरे गुरु रहते हैं। मालिक बोला, तो मैं क्या करूं? बोले, मेरे गुरु को मेरी राम राम तो बोल सकते हो, आप उस गांव में जा रहे हो तो। मालिक ने कहा, मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, जाके पूछा, मेरे पिंजरे के पालतू तोते का यहाँ कोई गुरु रहता है क्या? एक बूढ़ा तोता उठ के आया, उसने कहा, मैं हूं। तो उसने कहा, मेरे पालतू तोते ने पिंजरे से कहा है तुमको राम राम बोलने के लिए। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने पूछा, मेरे गुरुजी मिले? मालिक बोला, काय का तेरा गुरुजी? मैंने तेरी राम राम बोली, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। अब सुनना मैं कहना क्या चाहता हूं, पिंजरे का तोता भी मर गया। जब मालिक ने पिंजरे का दरवाजा खोला तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेजा है कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए। क्या बात है, वाह। और ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई, भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन फिर कभी भी एक साथ मरने को तैयार नहीं हुआ। नहीं हुआ साहब। इसीलिए हम खंडों में मरते हैं, कभी बंबई में मरते हैं, कभी संसद में मरते हैं, कभी कुपवाड़ा में मरते हैं, कभी पठानकोट में मरते हैं, कभी अनंतनाग में मरते हैं, कभी उरी में मरते हैं। हम एक बार मरने को तैयार हो जाएं, हमको जीना आ सकता है। इस कोशिश में एक कविता सुन लीजिए। स्वागत भाई। ये आतंक को मैं मंच का भी मंच चाहूंगा। स्वागत भाई साहब। मैं जानता हूं जो पढ़ चुके होते हैं उनको आखिरी कवि सहना थोड़ा मुश्किल होता है, जोर भी पड़ता है। आपको सुनने बैठे भाई साहब सब। नहीं, आप तो इसलिए बैठे हो कि संचालक हो। नहीं, सब बैठे हैं। विकल्प भी क्या है। और ये पहली बार है कि संस्कृति विभाग ने सबको चेक दे दिए और फिर भी बैठे हैं। वरना कब सम्मेलन में जिसका पैसा मिल जाता है फिर वो वहां क्यों बैठे? कि इस देश में सब सुनाना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। सुनिए, ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चाट। मुझसे जुड़ना एक बार, मैं जोश में एक कविता सुना रहा हूँ, फिर मेरा बहुत मन है एक मोदी जी पर कविता और सुनाऊंगा, उसके बाद जैसा तय करेंगे। ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चाटे होते, गर हमने 2 के बदले में भी शीश काटे होते, बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। क्या बात है। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में। किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है। और अगली पंक्ति आपके दिल में वही बात हो जो मैंने लिखी है तो थोड़ा और आकाश देना तालियों को। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 70 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नाक फनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। क्या बात है, वाह। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता। क्या बात है। और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो जोश चाहता हूं। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर। इजराइल से जीना सीखो अपने ही भूखंडों पर। इजराइल से जीना सीखो। जिंदाबाद। इजराइल से जीना सीखो। इजराइल से जीना सीखो अपने ही भूखंडों पर। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा। 4 पंक्ति पढ़ता हूं। जब मैं बहुत बीमार था तो मेरे मन में यह था, मैं कहता था भगवान से, हे भगवान या तो मुझे ठीक कर या मुझे उठा। कब तक आप अपने बेटों को तिरंगे में लिपटता हुआ देखेंगे। रोज ना रोज किसी माँ का बेटा तिरंगे में लिपट के आता है। तब उस दुख की पीड़ा में एक विचार मेरे मन से निकला है। मैं जानना चाहता हूं ये ब्रज की धरती इस बात का समर्थन करती है कि नहीं करती। यह सिद्धांत नहीं है, लेकिन एक मजबूरी की निकली हुई चीख है, आहा है। एक उस भयंकर बीमार आदमी की भगवान से प्रार्थना है कि या तो ठीक कर दो या उठा लो।
इस स्वागत भाई। एहसास को गाना चाहता हूं और मैं देखना चाहता हूं ब्रजपान से मुझे कितना समर्थन मिलता है। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। क्या बात है, वाह। कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। वाह, जेल वाह, भरे वाह। क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से। हाँ। आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से, क्या बात घाटी है? में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संहारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली। और साहब मैं आज से नहीं चीख रहा, ये अजहर मसूद कौन है जानते हैं आप? इसको भारत सरकार छोड़ के आई थी हवाई जहाज में बिठा के कंधार। हवाई जहाज का अपहरण हुआ था 2000 और 36 कैदी मांगे थे उन्होंने, 3 छोड़े थे हमने। मैंने तब भी चीखा था। मैं भारत के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, मैं उनका प्रिय कवि था और मुझे सुनते थे वो। मैंने उनसे कहा क्या किया आपने ये? बोले क्या करते? मैं तब भी चीखा। अगर मेरी बात तब सुन ली होती तो आज ये कश्मीर में आतंक की प्रॉब्लम ही नहीं हुई होती। मैंने तब लिख के सुनाया था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, तब सुनाई थी मैंने विमान अपहरण की कविता का छोटा सा अंश सुनाता हूं। जब हत्यारों ने इंसानी रिश्ते नाते त्यागे थे और फिरौती में दिल्ली से 36 कैदी मांगे थे, तब दिल्ली वालों ने केवल निर्णय एक लिया होता, 36 के 36 को तोप के मुंह से बांध दिया होता। क्या बात है? 36 के 36 को तोप के मुंह से बांध दिया होता और चुनौती दे दी होती सीधे रावलपिंडी को। भीष्म पिता में क्षमा नहीं कर सकते और शिखंडी को। काश हमारी दिल्ली की आंखों में काल दिखा होता और अटल जी की आंखों का डोरा लाल दिखा होता। नयन तीसरा डमरू वाले शिव ने खोल दिया होता, लाल किले पर सीना ठोक के हमने बोल दिया होता। अगर खरोंचे भी आई जो भारत के बाशिंदों को, जिंदा एक नहीं छोड़ेंगे बंदी पड़े दरिंदों को। क्या बात है, जिंदा एक नहीं छोड़ेंगे बंदी पड़े दरिंदों को। लेकिन नहीं किया। माफ करना मंत्री जी, मेरे कुल से जुड़े हैं आप और मैं गर्व करता हूं कि आपके कुल का मैं एक रिश्तेदार हूं, लेकिन मैं जनता हूं, आप सत्ता हैं। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा राज करती है, दिल्ली भी भाजपा राज करती है। उन राज करने वालों से मैं जनता बनकर पूछता हूं, मुझे हक देना कि मैं जनता बनकर एक सवाल पूछूं और आपको लगे मेरा हक है यह सवाल पूछना तो मेरा साथ देना। डरना मत मंत्री जी से, वोट देना लेकिन कविता सुनते समय मत डरना। आपको लगे कि मेरा सवाल जायज है तो सबका बहुत मन से समर्थन चाहता हूं। जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है, जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती है, उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है? उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है? क्या बात है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है? कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है। मैंने रोके लिखा है, कैसे सुनेंगे मैं नहीं जानता। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा 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 रह जाते हैं। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हैं। 2 पंक्ति और पढ़ता हूं। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो। और अगली पंक्ति पर अपने मंच के सभी गफ्फार भाई, सुनील जोगी, हमारी बहन है, हमारे श्रद्धेय किंचन जी आपके चरणों में रखता हूँ। मैंने जो सबसे अच्छी पंक्ति पिछले 2 साल में लिखी है वो एक पंक्ति पढ़ता हूँ। आप समझ जाओ तो बता देना कि कृष्ण की धरती पर इतिहास भी समझा जाता है। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना बतला दो। क्या बात है, ये गांधी के गाल नहीं हैं, उनको इतना बतला दो।
दिल्ली वालों, सेना को भी कुछ निर्णय ले लेने दो, एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे लेने दो। क्या बात है। एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे लेने दो। जब मैं बहुत जोश में पढ़ूंगा और मैं चाहता हूं आप जोश में सुने, और फिर मेरे मुंह से ये भी निकला कि मैं चाहता हूं कि आप मुझसे ज्यादा जोश में सुने, और आप मुझसे ज्यादा जोश में सुनेंगे तो मैं घोषणा करूंगा कि मैं हारा आप जीते। मैं यहां भी घोषणा करता हूं, मैं चाहता हूं मुझसे ज्यादा जोश में आप सुनना, मुझे हराना। मेरी जीत इसी में है कि आप मुझसे ज्यादा जोश में सुन के मुझे हरा के भेजें यहां से। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, भारत मां की मर्यादा के मंजर खंडित होते हों, जब कृष भारत के नारे हों गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। जहां तिरंगा, वाह, जिंदाबाद। आप जीते और मैं हारा, इसी मेरी जीत है। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे, बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे, और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर। दुनिया को एहसास कराया हम निर्णय ले सकते हैं। जो कोई इतिहास पुरुष अच्छा करेगा तो हरिओम पमार पक्ष में बोलेगा, और मैं बोलता हूं। क्या बात। दुनिया को एहसास कराया हम निर्णय ले सकते हैं। हम भी ईंटों का उत्तर अब पत्थर से दे सकते हैं। हमने वक्त बदल कर देखा डरते डरते जीने का। दुनिया को एहसास कराया 56 इंची सीने का। दुनिया को एहसास कराया 56 इंची सीने, दुनिया को एहसास कराया 56 इंची सीने का। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बढ़ा कर जाते हैं। मैंने जीवन में जो सबसे अच्छा लिखा वो पढ़ रहा हूं। कृष्ण हमारे भगवान हैं, होंगे, मैंने नहीं देखे। राम हमारे भगवान हैं, होंगे, मैंने नहीं देखे। मैंने नहीं देखे साहब। ये हमारे रक्षक देवता हैं, आप सनातनी बताते हो तो मैं मान लेता हूं कि होंगे, लेकिन मैंने नहीं देखे। मैंने जो देखे हैं, मेरे रक्षक देवता वो हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर हमारे देश की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। वो हैं मेरे रक्षक देवता। मैं उनको सल्यूट करता हूं, और उनके सम्मान में 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं। और राजनीतिज्ञों पर जो मैंने जीवन में सबसे कठोर लिखा है वो पढ़ रहा हूं। और श्रद्धेय चौधरी साहब माफ करना, आपके सामने पढ़ रहा हूं। हालांकि मैं बड़ा समझदार कवि हूं, पढ़ा लिखा भी हूं, इस मनवीर की तरह तो हूं ही नहीं। क्यों कितने जोर से हंस रहा है? मैं ये हंसी में नहीं कह रहा आपसे। बहुत अच्छे कलेक्टर साहब, मैं सचमुच पढ़ा लिखा कवि हूं। मैंने 25 साल पहले LLD की थी, जिसके बाद दुनिया में कानून की कोई पढ़ाई नहीं है। वो मैंने 25 साल पहले पूरी की। इसने फोन करके पूछा क्या किया, मैंने कहा LLD, तो मुझसे बोला अब B.Ed नहीं कर सकते थे। मुझे उस दिन पता चला कि ये बिहार का टॉपर है। बहुत अच्छे। पढ़ाना तो दोनों में ही। मैंने देखिए बहुत कठोर बात लिखी है साहब जी भाई साहब, लेकिन इतनी समझदारी से लिखी है कि या तो उनकी समझ में नहीं आया जिनके लिए लिखी है, और समझ में भी आ जाए तो उतनी देर में आए जितनी देर में मैं निकल जाऊं। दिल पर हाथ रखकर सुनना, क्या कोई कभी हिंदुस्तान में राजनेताओं के लिए इससे कठोर बोल सकता है? मैं बोला हूं, और मेरा हौसला बढ़ाना बस तालियों से। मैं कितनी समझदारी से बोला हूं सुनना। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बढ़ा कर जाते हैं। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बढ़ा कर जाते हैं। बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको मां के बलिदानों से, जिनको बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूरटा संकल्पों का अनुशासन हो। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है। राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। राजा, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की ताकत है। कोई हम पर आंख उठा ले, किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो। दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत मां की तस्वीर नहीं होने वाली। कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। कश्मीर किसी के अब्बा की। एक कविता और सुनाऊं साहब? तो सब जोर से ताली बजा के बताइए, उठेगा नहीं कोई भी। पानी दे दो कोई। मैं एक मोदी जी पे कविता सुनाता हूं। देखिए, मैंने कभी किसी भी सरकार के समर्थन में लिखा नहीं है।
45 साल पहले जब मैंने कवि बनना शुरू किया, मैं तो संयोग से बना, कोई कवि बनना हिंदी में जानता नहीं ज़्यादा, गलती से अंग्रेजी भाषा में पढ़ा और 40 साल अंग्रेजी में कानून पढ़ाया, तो मैं हिंदी का व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन मैंने कहीं ये पढ़ लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जब जब कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी, या तो कविताएं मरेंगी या सरकार गिरेंगी। क्या बात है। मैंने जीवन भर लिखा ही नहीं, लेकिन मैंने एक कविता लिखी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु विस्फोट किए तो मैं रह नहीं पाया। मैंने एक लंबी कविता परमाणु विस्फोट के समर्थन में लिख मारी और जाके सुनाई उनको, प्रधानमंत्री जी को। सुनते ही खुश हो गए, बोले और बहुत अच्छी लिखी तूने। मैंने कहा जी दो बातें होंगी, या तो मेरी कविता बचेगी या आपकी सरकार। और इतिहास में लिखा है कविता बची, सरकार गिरी। अब तो पता चला होगा आपको क्यों गिरी। फिर मैंने किसी के समर्थन में लिखा ही नहीं। अब हमारे युग पुरुष आ गए, मोदी जी गलती कर सकते हैं। मैं 1 साल बाद से मैंने ये वाक्य बोलना शुरू किया। मैंने जीवन भर किसी का समर्थन नहीं किया। मैं 20 साल से उन्हें कविताएं सुनाता हूं, जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे तब से मेरे श्रोता हैं। लेकिन मैं आज एक वाक्य बोलता हूं, 4 साल से भी बोल रहा था, उनसे भूलें हो सकती हैं, गलती भी हो सकती है, लेकिन वो व्यक्ति इस देश में पहली बार देश को टूटकर सबसे अधिक प्यार करता है, देश के लिए मरना चाहता है, देश के लिए जीना चाहता है, देश को सुधारना चाहता है। इस निष्ठा में कोई शक करने की गुंजाइश नहीं। अच्छा, आंदोलन हुआ, पहले जिनको हटाना था वो हट गए, जिनको लाना था वो आ गए, हम करें क्या। विश्वविद्यालय से रिटायर हो गए तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी जिसमें एक शब्द मोदी जी के खिलाफ नहीं है और एक शब्द उनके पक्ष में नहीं है, पक्ष में भी नहीं है। अभी तक धर्म नहीं बदला मैंने, अभी तक मैं जनता हूं, अभी तक जनता हूं। कल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी भी जनता हूं और जनता ही रहना चाहता हूं। एक कविता सुनिए, छोटी सी कविता है। स्वागत भाई साहब। और आज्ञा देंगे तो मैं उसके बाद 2 मिनट की मैंने एक शहीदों पर कविता लिखी है, करगिल के शहीदों पर, मेरे जीवन की सबसे अच्छी कविता है, वो मैं यहाँ से सुना के जाऊंगा, शायद मैं सुना के भी। मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सिखा हूं अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राज मुकुट के आगे तनकर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं, देश जले। सहज सी कविता सुनिए, एक शब्द उनके खिलाफ नहीं बोलूंगा, एक शब्द उनके पक्ष में नहीं बोलूंगा, और मेरी कविता है क्योंकि मैं जनता हूं। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता, गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। चौथी पंक्ति समझेंगे तो ये समझ जाएंगे हरिओम पमार क्या है, मेरा मूल चरित्र क्या है। फिर पढ़ता हूं, चौथी पंक्ति समझ गए, मेरी पूरी कविता समझ जाएंगे। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता, गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं, पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता। क्या बात है, क्या बात है। तालियां पिछली कविता जितनी उठाइए साहब, कविता ये ज्यादा अच्छी है, उसमें जोश ही जोश था, कविता के लिहाज से ये अच्छी कविता है, इसलिए तालियां कम मत। देखिए, तालियां कविता का मापदंड नहीं है। हमें कोई गलत फहमी नहीं है कि ताली बजने से कविता बड़ी हो जाती है, बिल्कुल नहीं होती। किंचन जी जानते हैं कि तालियों का कविता का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हमें रोज आप जैसे पढ़े लिखे नहीं मिलते। हम पशु मेलों में भी जाते हैं कविता सुनाने। अरे आप हंस रहे हैं, राजस्थान में पशुओं के मेले लगते हैं। अजमेर के पास एक जगह पुष्कर जी, वहां तो गधों का भी लगता है। ये मनवीर वहीं मिला मुझे पहली बार, दोनों के कूटे पास पास थे। देखा, बोला ना, अगर ये नहीं बोलता तो आप समझते मैं हंसी में कह रहा हूं, लेकिन बता दिया ना ये वहीं था। तो ताली बजाना एक रोग हो गया है कवियों को। ताली बजवाना हमारा भी, हम ऐसा लगता है ताली नहीं बजी तो ऐसा दिमाग में ख्याल आता है मुझे कुछ भी नहीं गम था, अगर गम था तो ये गम था, मेरी कश्ती जहां डूबी वहां पानी बहुत कम था। हमारे सुनील जोगी ने कहा हंसी हंसो 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 हंसो। हाँ, मैं भी मानता हूँ हंसना बहुत अच्छी बात है, हंसना भी चाहिए,
लेकिन सुनील जोगी, एक बात याद रखना, आप जिसके साथ खुल के हंस सकते हो ना, खुल के जिसके साथ आप जितना भी खुल के हंस सकते हो, उसके साथ केवल 24 घंटे गुजार सकते हो, केवल 24 घंटे। लेकिन जिसके साथ आप खुलकर रो सकते हो, उसके साथ पूरी एक जिंदगी गुजारी जा सकती है। ये ज्ञान लेकर जाना, क्या बात है, ज्ञान लेकर जाना। फिर दोहराता हूं, मन से सुनिएगा कविता, ये मेरी अच्छी कविता है, आपको अच्छी लगेगी। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर। मैं दिल्ली से बात भीड़ भरे चौराहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। मैं गाथा वाचन करता हूं सिंहासन परिवर्तन की। अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती, और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। सिंहासन वाले पंखों पर उड़कर नहीं उड़ूंगा मैं। सिंहासन वाले पंखों से उड़कर नहीं जीऊंगा मैं। राजमहल के कालीनों से जुड़कर नहीं जीऊंगा मैं। मैं पीड़ा में इंकलाब के स्वर की एक कहानी हूं। गाते गाते अंगारा हूं, लिखते लिखते पानी हूं। गाते गाते अंगारा हूं, लिखते लिखते पानी हूं। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं। शाल दुशाला, मेरे मित्र मेरी जिंदगी जानते हैं, आप में से भी जो लोग मुझे जानते होंगे मेरी जिंदगी जानते हो। मैं क्या क्या छोड़े बैठा हूं, क्या क्या ठुकराए बैठा हूं, सुनिएगा। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने। पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूं, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ। झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ। मेरा छोटा भाई गफ्फार बैठा है, जो ओज का बड़ा स्वर है आज मुझसे भी। मनवीर भाई बैठा है। वीर रस के किसी भी कवि को, ओज के किसी भी कवि को एक सिद्धांत तो स्वीकारना पड़ेगा। मैं सिद्धांत बताता हूँ, अच्छा लगे तो मुझे आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देना। झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ, मैं बेपगडंडी लाल किले तक जाता हूँ। झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ, लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुक। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है। अगली पंक्ति समझो तो ताली बजा। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है। वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था। एक पंक्ति पर और तालियां मांगता हूं। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था। बहुत बधाई दी है मैंने परिवर्तन के नायक को। देखो साहब, एक बात और सुन लो मंत्री जी, आप जिसके साथ रोज उठते बैठते हो, मान लो आप ही हो, और फिर देखते देखते वो आदमी बड़े आदमी हो जाएं, मंत्री हो जाएं, संस्कृति के मंत्री हो जाएं, देश के प्रधानमंत्री हो जाएं, फिर उनसे आपका क्या रिश्ता है, ये तय करने का अधिकार अपने पास रखना, उनके ऊपर मत छोड़ना। क्या बात है। और मैं अपना रिश्ता तय करता हूं देश के सबसे बड़े आदमी से, और आपकी दुआएं मांगता हूं। मैं कृष्ण की धरती पर, ब्रजभूमि पर केवल ये आशीष लेके जाना चाहता हूं, मैं ये जी सकूं जो मैंने लिखा है। सुनना। बहुत बधाई दी है मैंने परिवर्तन के नायक को, बहुत बधाई दी है मैंने परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूं। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूँ। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूँ। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र की संसद का मान तुम्हारे हाथों में, संविधान के पालन का अरमान तुम्हारे हाथों में, तिलक गोखले गांधी का वरदान तुम्हारे हाथों में, अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे।
सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में। वाह। आज जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है, दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है। आज आपके कर कमलों में टूटी हुई कमान नहीं और पगों के नीचे कोई गिरता हुआ मचान नहीं। आज आपके ऊपर नभ है, नीचे ठोस धरातल है और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का जल है, और आपकी सौगंधों में गंगा मैया। विजय किसी की नहीं, विजय ये संकल्पों के यश की थी। वाह। और अगली पंक्ति आपका बहुत ध्यान चाहती है। आदरणीय बैठ जाइए प्लीज। साहब बैठ जाओ, क्या मत जाओ, जहां से गुजरोगे मेरा दिल पड़ा मिलेगा वहीं। कुछ लोगे मत जाओ साहब। मैं पहली बार देख रहा हूं कि हरिओम पवार के सामने से भी कोई जा रहा है। ऐसा मत कीजिए, मैंने ये देखा नहीं कभी। जिस दिन मेरे कविता पाठ में लोग जाने लगेंगे उस दिन कवि सम्मेलनों के इतिहास पर सवाल खड़े हो जाएंगे। मत जाइए जी भाई साहब। अगली पंक्ति समझ जाओ तो बहुत ताली बजाना। विजय किसी की नहीं, विजय ये संकल्पों के यश की थी और पराजय सेना पर शक करने के अपयश की थी। और पराजय सेना पर शक करने के अपयश की थी। और पराजय सेना पर शक करने के अपयश की थी। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं। गायत्री गंगा, आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं। गायत्री के गंगा माँ के गैया के रखवाले हैं। चलो मैं कविता छोटी करता हूँ और अंत में एक छंद सुनाना चाहता हूँ जो मैं मोदी जी से उम्मीद करता हूँ। ये सौगंध मैं करगिल पढ़ना चाहता हूं इसलिए इसको छोटी कर देता हूं। सुनिए, मैं जानता हूं आप भी थोड़ी पूरी करो भाई साहब। यार, 1 महीना हुआ नहीं है सरकार को जो मैं पूरी करो। आप आगे पूरी कर रहा हूं, आपको क्या पता बीच में क्या है। आ गए ना जाटों के ट्रैप में। देखो आपको कल भी आना है। हंस क्यों रहे हो? ये तैयारियां तो कल की लग रही हैं मुझे। कब सम्मेलन में तो इतनी बीच में गैप होता नहीं है। हमें तो कब सम्मेलन में यहां जनता चाहिए थी यहां, लेकिन नहीं बिठाई गई क्योंकि ये व्यवस्था। कोई नहीं। ये अंतिम छंद सुनिए मैंने जिसके लिए कविता लिखी, फिर करगिल सुनाऊंगा मैं आपको। बहुत अच्छे। ये सौगंध तुम्हारी, सुनना चाहते हो तो मैं सुना देता हूं, सुनिए। हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश नाकामी की, मेरी हिम्मत को स्वीकारना फिर। हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश नाकामी की, ये परिवर्तन चढ़ ना जाए भेंट कहीं बदनामी की। जिंदा कौमें कभी झूठ की जय जयकार नहीं करती, भीगी पलकें सिंहासन वालों को प्यार नहीं करती। झोपड़ियों की पीड़ा को जो भी दरबार नहीं सुनता, झोपड़ियों की पीड़ा को जो भी दरबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता। उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता। इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या, मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या। सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है। कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है। कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है। मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा। इससे ज्यादा कविता में कुछ बोला नहीं जा सकता साहब। मैं चुनौती देता हूं दुनिया में सुनना सबको, इससे बड़ी भाषा, इससे कठोर भाषा किसी से कभी सुनो तो मुझे आके बताना। मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा। मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा। सिंहासन के गिरेबान में हाथ डाल कर पूछूंगा, जो भूखों के लिए किए हैं काम बता दो मोदी जी। काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी जी। काले धन के गद्दारों के नाम बता दो। अंतिम छंद सुनना। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा। वाह। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये नहीं बिकने, देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं। देखो साहब, देश के पास सब कुछ है, संवेदनशीलता नहीं है। हमारी संस्कृति की आत्मा संवेदनशीलता है। फिर एक 9 सेकंड की कहानी सुनना, 9 सेकंड की। एक बहुत अमीर महिला महंगी साड़ी पहने हुए
बड़ी सी कार में साड़ी की दुकान पर आई और कार का शीशा खोलकर दुकानदार से कहा, मुझे जल्दी से एक सस्ती सी साड़ी दे दो, मेरे नौकरानी की बेटी की शादी है। ये खास बात नहीं है, अक्सर अमीर महिलाएं ऐसा ही करती हैं। खास बात यह कि आधे घंटे बाद एक 90 साल की बुढ़िया फटी हुई धोती पहने हुए टूटी सी रिक्शा में बैठकर उसी साड़ी की दुकान पर आई और दुकानदार से कहा, मुझे दुकान की सबसे अच्छी साड़ी दे दो, मेरी मालकिन की बेटी की शादी होने वाली है। संवेदनाओं को बचाइए। जीवन में संवेदनाएं बचेंगी तो संस्कृति बचेगी, संस्कृति बचेगी तो इतिहास बचेगा, इतिहास बचेगा तो संवेदनाएं बचेंगी, संवेदनाएं बचेंगी तो मानवीय मूल्य बचेंगे। सरकारें तो आएंगी और चली जाएंगी, मानवीय मूल्य, संवेदनाएं और विरासत की हमारी थाती हमारी संवेदनात्मक क्षमता है। मैं एक एक पंक्ति में एक एक मांग कर रहा हूं जनता की ओर से, ये कर दें 24 भी तुम्हारा और 24 और 5 29 भी तुम्हारा और 29 और 5 34 भी तुम्हारा। लेकिन मेरी मांग पूरी कराइए। मैं एक एक लाइन में एक एक मांग उठा रहा हूं और आपको लगे जनता की ये मांगे हैं तो मेरा साथ देना। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। पहली मांग बताता हूं, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। क्या बात है, बहुत अच्छा। इतनी तालियों से नहीं होगी साहब, चाहते हो तो तालियों का आकाश उठाइए। इस चुनाव में 37% ज्यादा दागी लोग आए पिछली संसद से, तब मेरा दर्द बोल रहा है। एक एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, एक एक पंक्ति में मांग उठा रहा हूं। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। कश्मीर में भारत मां की जयकारों के स्वर दे दो। मोदी जी लाए जापान का प्रधानमंत्री, चीन का राष्ट्रपति, इजराइल का प्रधानमंत्री, तीनों को अहमदाबाद ले गए, अहमदाबाद में रोड शो किया। मैंने कहा, मोदी जी आपसे देश अहमदाबाद में नहीं, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर रोड शो करते हुए देखना चाहता है। क्या बात, वहां रोड शो करते हुए देखना चाहता है। और अगली पंक्ति आप समझो तो ब्रज की धरती को प्रणाम करूंगा। कश्मीर में भारत मां की जयकारों के स्वर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो, झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें 2 रोटी की। कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए, याद रहे 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देख। अंतिम पंक्तियां सुनना जी भाई साहब। आखिरी एक पंक्ति में थोड़ा सा पक्षपात भी है साहब, इतना जातिवाद तो भारत में चलता है, थोड़ा सा पक्षपात मैंने आखिरी लाइन में किया। जिसके साथ बहुत उठे बैठे हो तो इतना तो चल जाता है, उसको माफ कर देना, मुझे अच्छा ना लगे तो, लेकिन मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं लिख गया, फिर मैंने काटा नहीं। सुनिए, ऐसा हुजूर बैठिए, अब मत उठना वरना सिक्किम में जाके विधायक बनवा दूंगा आपको। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है। देखो साहब, अगर ये सचमुच आप ये सिद्ध कर दो कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही तुम्हारा लक्ष्य है, तो फिर सब कुछ आपका है। एक युग पुरुष मिलेगा इस देश को। लेकिन फिर इस देश में दादरी, कासगंज और तरबेज जैसी घटना में करगिल के शहीदों पर आपके यहाँ भी बेटे आए होंगे, करगिल के युद्ध में भी आए होंगे बाद में। अभी मुझे बता रहे हैं, तो मैं उन सबको श्रद्धांजलि स्वरूप एक छोटी सी कविता है। स्वागत। अच्छा, इतना तो होना चाहिए कि आप सब मेरे बाद में बैठे रहें, हमारे आदरणीय मंत्री जी आएं और वो आशीष वचन जरूर दें, क्योंकि कभी किसी भी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि या जो आयोजक हों, मंत्री हों, वो बोले ही नहीं
ये इतिहास भी नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। चाहे वो 2 मिनट बोलें, हमको ये कह दें तुम लोगों ने हमें परेशान किया, अच्छा नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, हम ये भी सुन लेंगे। आपको थैंक्स बोलें कि आप इतने लोग इतने रात के इतने बजे तक, इतने बड़े बड़े महानगरों में भी इतने लोग कविता सुनने अब नहीं आते, इतने लोग दिल्ली के लाल किले में भी कविता सुनने अब नहीं आते। देश में जो बहुत बड़ी भीड़ के कवि सम्मेलन माने जाते हैं, उनके बराबर का आपका ये कवि सम्मेलन है। निश्चित रूप से मैं सर झुका के सैल्यूट करता हूं उनके प्रयासों को, संस्कृति विभाग को, मंत्री जी को। मुझे अच्छा लगता है। मैं अक्सर में भी सरकारी प्रोग्रामों में अक्सर नहीं होता, क्योंकि ये सोचते हैं पता नहीं ये क्या बोल देगा, इसलिए इससे जी भाई साहब। सुनील जोगी एक योजना मेरे से डिस्कस कर रहे थे, अगर वो मंत्री जी को पसंद आ जाए तो संस्कृति विभाग, और कोई विभाग इतना प्रसिद्ध नहीं होगा उत्तर प्रदेश में जितना संस्कृति विभाग को आप थोड़ा सा मौका दीजिए। कवियों को, बड़े बड़े कवियों को बुलाइए, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े कवि हैं, उनके साथ बैठकर एक योजना बनाइए। शायरों को बुलाइए, शायरी का और हिंदी का और उर्दू के अदब का मिले जुले कार्यक्रम भी हो सकते हैं। कम से कम जिलों में नहीं तो मंडलों में कार्यक्रम जरूर आपका संस्कृति विभाग आयोजित करे। उससे हम पूरे देश में, हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को छोड़कर किसी देश के संस्कृति विभाग के कार्यक्रम नहीं करते। अगर हम उत्तर प्रदेश में भी करने लगे तो हम फिर पूरे देश में सीना तान के कहेंगे कि हमारा उत्तर प्रदेश अब पिछड़ा नहीं है। और कोई चौधरी संस्कृति मंत्री हो तो सिविलाइज्ड हो जाने का इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए किसी को? क्यों साहब? माफ करना मंत्री जी, क्योंकि सच तो यही है, क्योंकि ये मंत्रालय तो किसी विद्वान पंडित के पास होना चाहिए था, लेकिन अब पता ही नहीं चलता ना कौन विद्वान है कौन। अब मैं पढ़ लिख गया, मैं अपने को समझता हूँ, जबकि मेरे दोस्त पंडित मुझे बिल्कुल अभी भी जाट ही समझते हैं, तो मैं क्या करूँ? ऐसा ही होता है। करगिल पर एक कविता सुनाते हैं। बहुत समय आपका लिया हमने, कितना समय हो गया जी? देखो, पैसे हमको मिले बोलने के, आपको नहीं मिले, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ये तो गलती ये होगी कि पहले दे दिया आज। अच्छा, वाईपी सिंह मेरे पास पीछे धीरे से कान में ये कह रहे थे, चेक ही तो दिया है, जब कैश हो जाए तब जानना। चलिए साहब, हम तो चाहते हैं ना हो, कैश हो ना, फिर देखना। सुनिए, एक मन से कविता सुन लीजिए। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं। वाह। एक हमारे हिंदू माइथोलॉजी में एक धारणा है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको अपना पूरे जीवन की जो सुखद घटनाएं होती हैं वो याद आती हैं। ऐसा मैंने पढ़ा है, अनुभव तो नहीं किया, मौका तो नहीं मिला अभी ये करने का, जब पता नहीं मुझे, लेकिन ऐसा मैंने कहीं पढ़ा कि जीवन के अंत समय में अपने उसके जीवन की जो अच्छी घटनाएं हों उसको याद आ। बहुत छोटी सी कविता है, मन से सुनिएगा। मेरे पास कविता के नाम पर श्रद्धेय किशन जी केवल ये है, आपके चरणों में रखता हूँ। बाकी तो मैंने कवि सम्मेलन ज़्यादा पढ़े हैं, कविताएं मैंने कम पढ़ी हैं। आज बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी गई, सब ने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी, मैंने थोड़ा सा उसमें कवि सम्मेलन जोड़ा बस। अब एक कविता मैं सुनाता हूँ। स्वागत। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई, कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। कोई सल्यूट करता हूं, आपने मन से सुना गीत। अभिवादन आप सबका, बहुत बहुत अभिवादन। साहब, मैं एक बात और बिना बोले जाऊंगा तो मन पे बोझ रहेगा। श्रद्धेय चौधरी साहब, मैं दिल से बोल रहा हूं, मैं 40-30 साल लाल किले में गया हूं कविता सुनाने, 30 साल, लेकिन जिस मन से आज आपकी ब्रजभूमि के संस्कृति विभाग के चौधरी साहब आपके इस कवि सम्मेलन को जनता ने सुना है, मन से सुना है सबने,
मैं घोषणा करता हूं कि मैं 30 साल के लाल किले के 30 कवि सम्मेलन इस एक कवि सम्मेलन पर न्योछावर करने की घोषणा करता हूं। रात के 1 बजे इतने हजारों लोग कविता के लिए बैठे हों और कविताएं सुन रहे हों, तो कुछ तो होगा कविता के पास, माने कुछ तो होगा संस्कृति के पास। इसलिए इसी की रक्षा कर लीजिए, आप बड़ा काम करेंगे। फिर दोहराता हूँ, सुनना। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई, कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमा से जीवन हवन हुए होंगे, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास जीना मेरे साथ, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। और साहब, ये मेरा सूक्ष्म अहंकार नहीं है श्रद्धेय किंचन जी, श्रद्धेय चौधरी साहब, मैं दिल से बोलता हूं, मैंने जीवन में केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है। मैं आज भी एक पंक्ति का कवि मानता हूं खुद को। मुझे दुआएं देना तालियों से, अगर मैंने ऐसी एक पंक्ति 2 पंक्ति और लिख ली तो भ्रम पालूंगा मैं भी कवि हो गया हूं। मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति ब्रजभूमि के चरणों में रखता हूं, आप सुनिएगा। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में। मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूं जो एक फौजी से प्यार करती थी और घर में किसी ने नहीं बताया। मेरी विद्यार्थी थी इसलिए मैं जानता था, केवल फौजी जानता था या वो लड़की जानती थी। अपने घर वालों को ना फौजी ने बताया ना लड़की ने बताया। एक दिन वो लड़की फौजी के नाम की मेहंदी रचाती है और उसी दिन खबर आती है कि फौजी शहीद हो गया। इस पल को जीना मेरे साथ। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा, पूरे संसार में किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती। भरतपुर के पास एक गांव है अजान, वहां का एक बेटा शहीद हुआ था, वीरेंद्र सिंह। ये कल्पना नहीं है, सत्य घटना है, सत्य घटना है। जब उसका पार्थिव शरीर सेना लेके आई तो उसकी पत्नी ने गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, अफसरों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन के कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को कंधा दे रही थी। इसके बाद बहुत घटनाएं घटी, लेकिन ये पहली घटना थी। और एक आपसे और बांटना चाहता हूं सुखद पल। अभी 6 महीने पहले, करीब 18 साल बाद मुझे एक फोन आया। अंकल, मैं ब्रजेश बोल रहा हूं। कोई यहां जानते होंगे, वीरेंद्र सिंह के बेटे का नाम ब्रजेश। मैंने कहा बेटा कौन ब्रजेश? बोले मैं शहीद वीरेंद्र सिंह का बेटा बोल रहा हूं। आपने हमारे पिताजी का बहुत गाया है, मेरी माँ आपसे बात करना चाहती है। ये 6 महीने पहले मेरे पास फोन था। तो फिर मैंने उन माँ ने फोन लिया, वो ज़्यादा बोल तो नहीं पाई, रोने लगी। बोले आप हमारे उनको आप बहुत गाते हैं, तो हमने अपने बेटे से कहा कहीं से नंबर ढूंढो, हम एक बार उनसे बात करना चाहते हैं। अब इस पल को जीना मेरे साथ। दुनिया में कोई घटना पहली बार घटे वो तो अपने आप में महाकाव्य होती है, कोई क्या कविता लिखेगा उस पर। लेकिन मैंने एक लाइन लिखी है, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में सिर झुकाता हूँ,
इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं बात है? कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, क्या बात है। अंतिम 6 पंक्तियां। प्रणाम करता हूं, जो अच्छा हुआ वो संस्कृति विभाग का है, आदरणीय चौधरी साहब आपका है, आपकी जनता का है, और कहीं कोई जरा सी भी कमी रह गई हो, हम जो बाहर से आए हैं, उम्र मेरी ज्यादा है तो मैं सबकी ओर से माफी चाहता हूं। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं मैं, सैनिक के शौर्य पर मैंने केवल 6 पंक्ति लिखी है जीवन भर में, वो सुनिएगा। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। चित्र शहीदों, मैं अनुरोध करूंगा चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, चाहे 2 मिनट के लिए आइए, 2 मिनट के लिए आइए, मंच पर आइए, अपनी जनता का धन्यवाद दीजिए, जो जनता आपके इस उत्सव में हिस्सेदार बनी है, और हम कवियों का भी आभार कीजिए। उन सब अधिकारियों का बहुत बहुत आभार जिन्होंने अपना इतना समय हमें दिया।